हाय टीचर्स, हाउ आर यू। वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन टेट एजुकेटर। मैं हूं रूप कुमार और इस क्लास में एक टॉपिक है तर्क में आगमन निगमन। अब आगमन निगमन जो लॉजिक या कि फिलॉसफी का एक ब्रांच है और उसका एक चैप्टर है तर्क लॉजिक, जिसको हिंदी में बोलते हैं तर्क शास्त्र, उसका हिस्सा है। तो ये हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए ये एक कॉमन टॉपिक है और इससे कहीं ना कहीं क्वेश्चन टेट में यानी टीचर एलिजिबिलिटी शैक्षिक पात्रता परीक्षा में हर एक जगह आता है। यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आते हैं। इसके आने की स्कोप क्या है कि ये कभी तो एजुकेशनल साइकोलॉजी में पूछ लिया जाएगा, जिसको आप सीडीपी बोलते हैं, शिक्षा मनोविज्ञान या बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पेडागोजी जो भी बोलते हो, तो वहां से आएगा। नहीं तो लैंग्वेज से आ जाएगा, नहीं टीचिंग मेथडोलॉजी से आएगा। कहीं ना कहीं ये टॉपिक जरूर आता है। तो हम इसमें बेसिक सी बात है, आगमन और निगमन जो दो तर्क है, इंडक्टिव डिडक्टिव जिनको बोलते हैं, इनको बेहतरीन ढंग से समझने का प्रयास। पॉइंट ऑफ डिस्कशन क्या होने वाले हैं कि इंडक्टिव और डिडक्टिव, आगमन और निगमन क्या है और इनके बीच में बेसिक अंतर क्या है, जिससे हमें क्लियरिटी थोड़ा सा बेहतर मिल जाए। अब देखें, एक है आगमन और दूसरा है निगमन, और दोनों के बीच में जो कॉमन चीज है वो उसको बोलते हैं तर्क। यदि बात करें यहाँ पे तर्क यानी लॉजिक या रीजनिंग क्या है, तो रीजनिंग इज एबिलिटी यानी तार्किकता या तर्क एक योग्यता है ह्यूमन बीइंग में, है ना, जिसके द्वारा एक्सेस थिंग रेशनली बाय अप्लाइंग लॉजिक बेस्ड ऑन न्यू और एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन। यानी जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, सूचना है, विजडम है, नॉलेज है, चाहे वो नई हो, अभी हमने अडॉप्ट की हो, या कि पहले से हमारे दिमाग में, उसके आधार पर चीजों और वस्तुओं को रेशनली ऑब्जेक्टिव तरीके से सोचने समझने की योग्यता है। और ये योग्यता कब काम आती है, जब हम कोई डिसीजन ले रहे हो या कि कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करने की सिचुएशन में हो, तो इसको बेसिकली बोलते हैं लॉजिक। अब पर्टिकुलरली यदि हिंदी में बात करें दर्शन की, तो कुछ ये कैरेक्टरिस्टिक्स बताई जाती है, पर जब हम आगमन और निगमन को इन डीप समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि देखिए आगमन निगमन किसका हिस्सा है, आगमन, और निगमन किसका हिस्सा है, तर्क का। तर्क किसका हिस्सा है, फिलॉसफी का। और फिलॉसफी ही मदर सब्जेक्ट है किसका, साइकोलॉजी का। मदर सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का। तो कहीं ना कहीं ये चैप्टर यदि फिलॉसफी से लिया जा रहा है, तो फिलॉसफी के तरीके से समझना, इन डीप लर्निंग अपनी बनाना जरूरी होगा। तो अब फिलॉसफी के टर्मिनोलॉजी में इसको यदि सीखें, फिलॉसफी के पॉइंट ऑफ व्यू से तर्क को जानने समझने का प्रयास करें, तो क्या है, जिस कथन या जिन कथनों के आधार पर, जिस कथन मतलब एक हो सकता है, जिन कथनों यानी एक से अधिक हो सकता है ना, के आधार पर दूसरे कथन का अनुमान किया जाता है, उसे युक्त या आधार वाक्य, उसे युक्ति या आधार वाक्य, और जिसका अनुमान किया जाता है उसे युक्ति का निष्कर्ष कहा जाता है। इसमें एक बोला जाएगा आधार वाक्य और दूसरा बोला जाएगा निष्कर्ष यानी रीजनिंग। आधार वाक्य इसमें हम आगे समझेंगे, उदाहरण से हमें विशेषकर समझ में आ जाएगा कि आधार वाक्य क्या है। अब अपने टॉपिक में जाते हैं, आगमनात्मक यानी इंडक्टिव रीजनिंग। आगमनात्मक इंडक्टिव रीजनिंग कैसे होती है, इसको किस प्रकार से किया जाता है, तो देखें इसमें कुछ सेंटेंस है, सीधा सेंटेंस में आ जाते हैं ताकि क्लियरिटी मिले अच्छे से, है ना। यहाँ पे 5 सेंटेंस है, इसको हम यदि पढ़ें, एक हंस उजला है, ठीक, दूसरा हंस उजला है, तीसरा हंस उजला है, चौथा हंस उजला है, यानी चार ये क्या हो गए, इनको बोलते हैं आधार वाक्य। मान लीजिए कि कोई एक इंडिविजुअल है, मान लीजिए कि ये कोई व्यक्ति है और ये तालाब के सामने है और यहाँ पे बहुत सारे हंस है ना, बहुत सारे हंस हैं। तो वो देखता है कि एक हंस उजला है, फिर दूसरा हंस उजला है, फिर तीसरा हंस उजला है, फिर चौथा हंस उजला है। मतलब इंडिविजुअली वो देख रहा है कि 1 4 5 हंस उजले उसको दिख रहे हैं। तो उसने एक रीजनिंग लगाई, ये एक एक को देखना, ऑब्जर्व करना, ये होगा क्या, आधार वाक्य। इसको बोलेंगे रीजनिंग में आधार वाक्य। अब इनके हिसाब से वो अपना रीजनिंग यानी लॉजिक लगाएगा, वो यहाँ पे अपना तर्क करेगा, जिसको दर्शन शास्त्र में या तर्क शास्त्र में युक्ति बोलते हैं। तो तर्क क्या निकाल लिया, अतः सभी हंस उजले हैं। पर एक बात ये बताइए, ये एक तर्क हो गया है, पर केवल हमने तो केवल इस तालाब के सभी हंस देखे हैं ना, ठीक है, सभी हंस हमें उजले मिले, तो हमने इससे एक निष्कर्ष निकाल लिया कि सभी हंस उजले होते हैं।
यानी इसका मतलब ये है कि धरती में पाए जाने वाले जितने भी हंस होंगे, जितने भी श्वांस होंगे, वो क्या होंगे? उजले होंगे। ये है आगमनात्मक इंडक्टिव रीजनिंग। अब इसकी और भी बात करें, इस तत्व में आधार वाक्य अनुभव द्वारा प्राप्त होते हैं। यानी हम कुछ चीजें जब बताएंगे, सिखाएंगे और इस प्रकार के तर्क प्रस्तुत करेंगे बच्चों के सामने अपनी क्लास में, जो हमारे अनुभव में होंगे, जो प्रकृति में होता है, सूर्य पूर्व दिशा से उगता है, ऐसी बातें यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में यदि होंगे, पर हाँ हमारे अनुभव से, है ना, तो अनुभव पर आधारित होंगे। जैसे हमने, एक व्यक्ति है, एक बच्चा है मान लीजिए, वो तालाब में देख रहा है कि बहुत सारे हंस हैं और इसमें देखा कि एक हंस सफेद रंग का है, फिर दूसरा हंस भी सफेद रंग का हुआ, तीसरा सफेद रंग का हुआ, मतलब उसको अनुभव मिल रहा है ना कि हंस हैं जिनका कलर सफेद है। तो उसने एक निर्णय ले लिया, उसने एक अपना तर्क बना लिया कि उसने अपना एक तर्क बना लिया कि सभी हंस उजले हैं, है ना? जैसे हम स्कीमा जो पढ़े हैं ना कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी में, यदि हंसों से हमने क्या स्कीमा बना लिया कि जितने भी हंस हैं उनका कलर सफेद होगा, है ना, और रीजनिंग निकाल लिया कि दुनिया में जितने भी हंस होंगे वो उजले होंगे। तो इस तर्क में आधार वाक्य अनुभव से प्राप्त होते हैं, यानी प्रकृति में जो चीजें होंगी वो होगी, अतः उनकी सत्यता के सत्यापन के द्वारा जाए। यानी हम इस इंडक्टिव रीजनिंग से जो निष्कर्ष निकालेंगे, जिस तर्क को प्रस्तुत करेंगे या जिस तर्क की स्थापना करेंगे, उसमें अभी भी सत्यापन की यानी मूल्यांकन की, इवैल्यूएशन की जरूरत होगी। जरूरी तो नहीं कि संसार में, क्योंकि एक व्यक्ति ने संसार के सभी हंस तो नहीं देखे, है ना, तो जरूरी तो नहीं कि सभी हंस सफेद ही होंगे। 1 करोड़ हंस देखने के बाद भी आप 100% श्योर तो नहीं हो सकते कि संसार के सभी हंस सफेद ही होंगे, तो सत्यापन की जरूरत होती है। दूसरी बात देखें इसकी, उससे जो निष्कर्ष होगा उसकी सत्यता का ज्ञान नहीं होता। 100% सत्य ही है, 100% सत्य ही है, ये आप श्योर नहीं हो। आधार वाक्य इस निष्कर्ष का प्रमाण प्रदान करते हैं कि इस बात का जो आधार वाक्य होगा, यानी जो ये आधार वाक्य है, इस निष्कर्ष का प्रमाण है, पर संपूर्ण प्रमाण 100% प्रमाण नहीं है। यह था बेसिकली आगमनात्मक चिंतन। अब देखते हैं निगमनात्मक चिंतन, डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? इस तर्क में कोई निष्कर्ष तार्किक दृष्टि से आवश्यक रूप से आधार वाक्यों से निर्मित होता है ना। अब यहाँ पे भी देखे, निर्णय यानी लॉजिक यानी युक्ति निकालने का कोई जो तरीका होगा, जो आधार होगा, तो वो तो आधार वाक्य ही दोनों में होने वाला है, ठीक है। पर जो हम तर्क लेंगे वो निश्चित करेंगे। जैसे उदाहरण से इसको भी समझते हैं, यदि कमरे में बत्ती जल रही है तो रोशनी होगी, ठीक, ये एक आधार वाक्य है। अब इसमें यदि कमरे में बत्ती जल रही है तो रोशनी होगी, ये यहां तक वाक्य है, ठीक है। कमरे में बत्ती जल रही है अतः रोशनी है। अब यहाँ पे आधार वाक्य क्या हो गया? कमरे में बत्ती जल रही है तो रोशनी होगी, यानी रोशनी तभी होगी जब कमरे में लाइट बल्ब कुछ जल रहा होगा, ठीक है। अब एक तो ये हो गया आधार वाक्य। अब इसमें एक दूसरा आधार वाक्य क्या है? कमरे में बत्ती जल रही है। कमरे में एक इसमें आधार वाक्य क्या हुआ? कमरे में बत्ती जल रही है तो रोशनी होगी। फिर दूसरा आधार वाक्य क्या हुआ? कमरे में बत्ती जल रही है अतः हम रीजनिंग क्या, तर्क क्या निकालेंगे? अतः रोशनी होगी। तो तीसरा हम तर्क क्या निकाल लेंगे कि कमरे में रोशनी है, कमरे में रोशनी है। अब इसका बेसिक कोर ही है कि देखिए, जो आधार वाक्य होगा, आधार वाक्य के ऊपर हमारा तर्क होगा। इसमें व्यक्तिगत अनुभव या कि प्राकृतिक नियम लागू नहीं होंगे। इसके निर्णय या कि इसके तर्क आधार वाक्य के ऊपर निश्चित होंगे। यानी कमरे में, जैसे आधार वाक्य होगा, कमरे में बत्ती जल रही है तो रोशनी होगी। अब दूसरा आधार वाक्य क्या हो गया? कमरे में बत्ती जल रही है। तो तीसरा हम निष्कर्ष क्या निकालेंगे कि कमरे में रोशनी है। ये कमरे में रोशनी है, ये सत्य है, ये बिल्कुल सत्य है। यदि आधार वाक्य सत्य है तो निष्कर्ष इसमें सत्य होगा, इसमें सस्पेंशन की संभावना नहीं होगी। इसके द्वारा निकाला गया तर्क बिल्कुल मजबूत होगा, बिल्कुल श्योर होगा, बिल्कुल 100% श्योरिटी होगी। यदि आधार वाक्य गलत है या कि रियलिस्टिक नहीं है तो इसके द्वारा निकाला गया तर्क सही होगा, पर तर्क सही होगा
पर निष्कर्ष जो उसके द्वारा निष्कर्ष होगा वो वास्तविकता से शायद मेल न खाए। जैसे जैसे इसका उदाहरण देखते हैं, आधार वाक्य सभी गधे सभी गधे सभी गधे गाना गाते हैं। जैसे एक आधार वाक्य हो गया, सभी गधे गाना गाते हैं। कालू एक गधा है, निष्कर्ष क्या निकाल लिया, कालू गाना गाता है। अब गधे गाना गाते हैं कि नहीं गाते, ये इससे कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि आधार वाक्य यानी सभी गधे गाना गाते हैं, सभी गधे गाना गाते हैं, तो हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि कालू क्योंकि गधा है इसलिए वो कालू गाना गाता है। इस प्रकार से होती है निगमनात्मक। अब इसमें कुछ बातें यदि और भी जानना चाहे तो निगमन की युक्तियां वैध या अवैध हो सकती हैं। निगमनात्मक युक्तियां, जिसको अभी हमने बाद में पढ़ा, वैध या अवैध हो सकती है। यानी इनके तर्क जो लॉजिक होंगे वो लॉजिक होंगे, सही भी होंगे और गलत भी होंगे। यदि आप ऐसे कथन लेते हैं जो प्राकृतिक रूप से सत्य नहीं है, मान लीजिए गधा गाना नहीं गाते प्राकृतिक रूप से, पर आपका आधार वाक्य यह है कि गधे गाना गाते हैं, तो इसके जो द्वारा जो निष्कर्ष युक्तियां मतलब लॉजिक है, युक्तियां यानी तर्क है ना, युक्तियां यहाँ यानी तर्क, इससे जो आप तर्क निकालेंगे वो तार्किक रूप से सही होंगे और प्राकृतिक रूप से जो प्राकृतिक नियम होंगे उनका उल्लंघन करेंगे यानी गलत होगी। आगमन युक्तियां कमजोर या सबल होगी, आगमन युक्तियां कमजोर या सबल होगी। स्वान का एग्जाम्पल लिया कि स्वान का जो कलर है वो व्हाइट होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपने एक हंस देखा व्हाइट गुड, दो हंस देखा व्हाइट गुड, तीन हंस देखा व्हाइट गुड, यानी आप 1 करोड़ हंस देखेंगे और बाद में निकालेंगे तो आपका जो लॉजिक है वो मजबूत होगा, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। फिर भी कहीं ना कहीं संभावना है आपके लॉजिक खत्म होने की। जिस दिन एक ऐसा हंस दिख गया जो सफेद रंग ना होकर पीला रंग हो गया, काला रंग हो गया, उसी दिन आपका ये लॉजिक सही वैलिड नहीं होगा। इस प्रकार से आगमन की जो युक्ति है वो कमजोर होता है। फिर निगमन युक्त निष्कर्ष अनिवार्यतः सत्य होते हैं। जो निगमन की युक्तियां होती है इसके द्वारा निष्कर्ष सही हो गए या आपके स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यानी लॉजिक के हिसाब से वो बिल्कुल सही होते हैं, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। आगमन युक्ति के निष्कर्ष केवल संभावित सत्य होते हैं, यानी हंसों के सफेद होने की केवल संभावना है। धरती में जितने भी हंस पाए जाते हैं उनके रंग का सफेद होने की केवल संभावना है, 100% श्योरिटी नहीं। फिर निगमन युक्तियों में सत्यता की मात्रा में भेद नहीं होता। जो निगमन युक्तियां होती हैं इनकी सत्यता की मात्रा में भेद नहीं होता, 100% श्योर। यानी ये आपका आधार वाक्य यदि 100% सही है तो आपका निष्कर्ष भी 100% सही होगा, प्राकृतिक रूप से और लॉजिकल रूप से। उस हिसाब से भी 100% सत्य होगा, लॉजिकल पर्सपेक्टिव से बिल्कुल सही होगा, भले ही प्राकृतिक या नेचुरल तरीके से वो सही न उतरे। सभी गाना प्राकृतिक रूप से गधे नहीं गा सके, फिर भी वो लॉजिक उससे निकाला हुआ बिल्कुल सही होगा। तो ये है आगमन और निगमन युक्ति। उम्मीद करता हूँ ये छोटे से तर्क हैं जो कई बार आते हैं और एग्जाम में एक सवाल दे के जाते हैं, 1 नंबर बना के जाते हैं, ये समझ में आए होंगे। ऐसी क्लासेस यदि आपको अच्छी लगती है तो आपको टेट एजुकेटर को सब्सक्राइब कर ले, लाइक शेयर करें और 1-2 मित्रों के साथ शेयर कर ले, उन्हें बताएं कि टेट एजुकेटर में हमारे शैक्षणिक परीक्षाओं से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट है आसानी से क्लियर किए जाते हैं, तो हमें इसको देखना है। 1-2 लोगों के साथ इसकी चर्चा कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट अपकमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू।